Kojo, 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 Kojo. It's an amazing festival. It connects people from different parts of the country. Everyone should come here and enjoy. Kojo, Kojo, Kojo. I think this is one of the opportunity for youngsters, for the children from the country who are in Delhi. Kojo, Kojo. Hi friends, Namaste. This is Dr. Radhakrishnan Pillai here in conversation with Ashwin Sanghi. हम अगले 45 मिनट हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर अश्विन सांगी के साथ थोड़ा वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे. एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है अश्विन जी से. तो सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद दूंगा. A very, very warm thank you for joining us on this particular platform at Earth Cultural Fest by the Z Group. And सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अश्विन जी को to accept my welcome on this particular program. Thank you so much, Ashwin, for joining on this particular show. थैंक यू राधा, नमस्ते. और मेरे भाइयों और बहनों को भी मेरा जिसे कहते हैं, मैं क्या कहूँ, ऐसे टाइम पे जहां पर हम सब बंद हैं, कई बार लगता है कि हम कैदी हो गए हैं. तो शायद ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, हमको शायद थोड़ा महसूस दिलाएं कि हम इतने बंद नहीं हैं, शायद हम इतने बंदी नहीं हैं, शायद हम थोड़ा आगे का सोच सकते हैं. तो थैंक यू राधा फॉर गिविंग मी दिस चांस एंड थैंक यू अर्थ जी. मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ पर हूं आप लोगों के साथ. और राधा, आपके साथ तो बातचीत करना बहुत ही, जिसे कहते हैं, दिलचस्प रहता है, बिकॉज वी हैव सो मच इन कॉमन. हमारे दोनों जो करियर थे वो साथ में ही करीब शुरू हुए थे. एंड बोथ वर विद बुक्स ऑन चाणक्य. फिर आपने तो उसको बिल्कुल, जिसे कहते हैं, अपना बिल्कुल फोकस बना दिया और मैं कई और एरियाज में चले गया. बट नेवरदलेस द स्टार्टिंग पॉइंट वाज द सेम. Absolutely. लेकिन हमारा किताबों का जो प्यार है, the love for books has never changed. आप लिखते रहते हो, मैं लिखता रहता हूँ और पढ़ने वाले भी काफी पढ़ते हैं. तो थैंक यू अश्विन. और काफी अच्छा लगता है कि मैं अश्विन आपको 3 तरीके से देखता हूँ. पहला बात है, जैसे हमने बोला, यू आर एन ऑथर, वेरी वेरी बेस्ट सेलिंग सक्सेसफुल ऑथर. लेकिन ऑथर से अलावा मेरा जो आपके प्रति जो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट रहा है वो है एज ए रिसर्चर. एंड जो तीसरा स्पेस रहा है वो है एंशिएंट इंडिया, या हमारा जो आप इतिहास में जाएंगे, हमारा जो पूर्व काल में जाएंगे, तो उसमें आपने बहुत सारा रिसर्च किया है. और जैसे आज का जो हमारा विषय भी है, टुडेज टॉपिक हैज बीन लर्निंग फ्रॉम द एंशिएंट्स. सो मैं सबसे पहला जो प्रश्न ये कहूंगा कि ये जो विषय है, जो लर्निंग फ्रॉम द एंशिएंट, क्योंकि पीछे जाके जो सीखना है रिसर्च के द्वारा, इस टॉपिक और इस विषय के बारे में आपके पहले क्या विचार आते हैं मन में? देखिए राधा, मेरा मानना है कि क्या हमारी जो दुनिया है ना, वो आजकल बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गई है. तो और हर पोजीशन के लिए उसके लिए एक नाम हो गया है कि ये लिबरल है और ये कम्युनल है, ये लेफ्ट विंग है, ये राइट विंग है, ये साइंटिफिक है, ये इंट्यूटिव है. मतलब हम कंपार्टमेंट बना देते हैं. मेरा मानना है कि अगर आप रियली देखने जाइए तो हमारे देश में हमारे पास कई ऐसी चीजें हैं जो पुराने जमाने के जो सोच विचार थे, जो हमारे पास विज्ञान था, उसको अगर हम थोड़ा सा रिसर्च कर सकें और उससे थोड़ी बहुत हम लर्निंग ले सकें, तो मेरा मानना होगा कि दैट विल बी गुड फॉर इंडिया. अब कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार आप लोग जो है, आपका जो ऑब्सेशन है पुराने जमाने से, ये मतलब जिसे कहते हैं बहुत नेगेटिव ऑब्सेशन है. आप हर चीज को एंशिएंट से लिंक करना चाहते हो. तो आप कहते हो कि भाई अगर
फ्लाइट टेक्नोलॉजी था, तो भाई वो द राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन नहीं क्रिएट किया, क्योंकि रामायण में लिखा है कि पुष्पक विमान था. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाज देयर इन द टाइम्स ऑफ द महाभारत. ये जो थिंकिंग है ये बड़ी एक्सट्रीम है. पर जो दूसरी थिंकिंग है कि नहीं, हमारे एंशिएंट विजडम में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं था, वो भी बहुत नेगेटिव सिस्टम है. तो हमको इन दोनों व्यूज का मिश्रण करना पड़ेगा. हमें कहीं ना कहीं उसका इक्विलिब्रियम फाइंड करना पड़ेगा. मेरा मानना है कि अगर हम वो बैलेंस अचीव कर सकें एंशिएंट और मॉडर्न में, और आप देखिए जो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, वो कई बार हमको ऐसी चीजें कह जाते हैं जो आज तक मतलब चौंकाने वाली चीजें हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ हिम इन द ऋग्वेद which says that I bow to the sun, which travels at 2202 yojanas per half nimisha. Now, actually, जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि it is very close to the speed of light, very very close to the modern day speed of light. And what is wondering कि इन्होंने मतलब उस जमाने में तो इनके पास टेलीस्कोप नहीं थे, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, but how did they find out? And then we realize, there are two types of wisdom. There is scientific wisdom, which is based on research, and then there is intuitive wisdom. And ये जो हमारे great scientist थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ही कहा कि intuitive wisdom is the master and rational thought is the servant. Unfortunately, we have made rational thought into the master. Wow. तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इन दोनों स्ट्रीम्स को साथ ला सकें तो हमारे अचीवमेंट्स और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जो पॉइंट बताया कि इट इज नॉट जस्ट एंशिएंट बट इट्स आल्सो साइंटिफिक एज वेल एज स्पिरिचुअल. तो इंट्यूटिव जो आपने बताया, लेकिन एक मुझे जो काफी अच्छा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी जो लगता है, जो आपकी जो शोध की जो सिस्टम है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट एंशिएंट इंडिया, केवल भारत के बारे में नहीं है. यू हैव स्टडीड अब्रॉड, आप बाहर बहुत जाते हैं. यू हैव बीन एक्वेंटेड विद द बिजनेस वर्ल्ड एंड आल्सो विद द वेस्टर्न वर्ल्ड. आप बाहर भी पढ़े लिखे हैं. तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कॉमनैलिटीज जो वेस्टर्न रिसर्च में या वेस्टर्न एंशिएंट में और हमारे एंशिएंट में कोई मिश्रण या कोई मिलाव आपको दिखता है? एनी कॉमननेस दैट यू सी इन वेस्टर्न एंड इंडियन एंशिएंट? भाई आप देखिए ना, इनफैक्ट दिस इज अ टॉपिक व्हिच इज क्लोज टू योर हार्ट राधा. पर कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब हम चाणक्य की राइटिंग्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ही इज द इंडियन मैकियावेली. जी. And of course the famous book of Machiavelli was The Prince. Yes. पर लोग भूल जाते हैं कि Machiavelli came many hundreds of years after Chanakya and the Arthashastra. So in that sense, अगर आप Machiavelli और चाणक्य में कंपैरिजन करेंगे तो आपको कहना होगा कि भाई Machiavelli was probably the European Chanakya in that sense because he came much later. पर अगर आप उनके जो विचारधारा हैं अगर आप देखें तो कई जो स्ट्रेटजीज हैं मैकियावेली के और चाणक्य के, उनमें काफी कॉमनैलिटी, जहां तक जिसे कहते हैं कूटनीति की जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफी हद तक कॉमन है. पर जो एक चीज आपको दिखेगी अर्थशास्त्र में, एंड यू आर बेटर in a position to say this because you are probably the world's leading authority now on Chanakya. But जो आप एक चीज देखेंगे वो है कि जो अर्थशास्त्र है, yes, the means are important, but the end is very important. तो मतलब जो nobility of purpose है वो हमें अर्थशास्त्र में दिखता है, whereas वो जो nobility of purpose है वो आपको प्रिंस में महसूस नहीं होगा. तो दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन अगर व्हाई ओनली अर्थशास्त्र, लेट अस गो बैक टू आवर एपिक्स आल्सो ना. आप जो आज के मॉडर्न मैनेजमेंट फिलोसफीज हैं राधा, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रामायण में चले जाइए तो वो जो पूरी कथा है अबाउट द वानर सेना,
एंड द जी। वानर सेना वो जो पूरा जिसे कहते हैं वो जो पूरा पुल है भारत से लंका तक, वो कैसे बना विदाउट टीम वर्क? नाउ टुडे टीम वर्क हैज बिकम अ वेरी कॉमन कांस्टेंट across management philosophy, but you see the application of teamwork even within the Valmiki's Ramayana. आप ये देखिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है रामायण में, जहां पर रावण पड़ा हुआ है बैटलफील्ड पे इंजर्ड, एंड राम कहते हैं लक्ष्मण से कि तुम जाके उनसे जरा जो भी सीख ले सकते हो तो आप उनसे जाके सीख लो। और लक्ष्मण जाके रावण के सामने खड़े हो जाते हैं, बट ही स्टैंड्स नियर हिज हेड, सो रावण डज नॉट शेयर एनीथिंग विद हिम। एंड फिर उसके बाद लक्ष्मण वापस आ जाते हैं एंड ही इज वेरी अपसेट, ही सेज कि देखो इसकी ऐंठ नहीं गई। एंड फिर रामचंद्र जी वहां पर चले जाते हैं और उनके पैरों के पास खड़े हो जाते हैं इन ऑल ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी। एंड फिर रावण उनके साथ थोड़े बहुत जो उनके टिप्स हैं, उनका जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं। So now you imagine the value that we have placed on knowledge management even at the time of the Ramayana. कि भाई what is the value of knowledge? What is the value of information? You look at things like, for example, आज हम लोग we are realizing कि इतना ये pandemic जो चल रहा है, और आप और मैं ये जो session है हम कर रहे हैं at a distance. We are sitting far apart. The organizers are sitting somewhere else. Our audience is sitting all over the country. हमने क्या किया है, इसमें एक ही वर्ड्स माइंड में आता है, वो है इम्प्रोवाइजेशन। वी हैव इम्प्रोवाइज्ड। पर वो इम्प्रोवाइजेशन आप देखिए, गो बैक टू द रामायण एंड यू सी हनुमान्स बर्निंग ऑफ लंका, कि भाई उसकी पूंछ जल रही है, बट ही वांट्स टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट बर्निंग टेल सो दैट वो पूरी लंका को जला सके। So what I am saying is that many of these modern concepts which we are talking about are also there in our ancient learning. I'm not saying that we are the ones who created it. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि आप कुछ हद तक कई ऐसे सीख ले सकते हो from your ancient knowledge, from your ancient learnings. नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा कि सब कुछ नहीं लीजिए, लेकिन कुछ तो लीजिए और आगे बढ़िएगा। It is very important to move forward by learning from the ancient. So maybe हमेशा ये कहता हूँ कि never get stuck in the past. Get inspired by the past, but move towards the future. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मेरा हमेशा एक प्रश्न रहता है जो एंशिएंट इंडियन कल्चर के ऊपर रिसर्च करते हैं, कि आपका जो आरंभ, where the starting point happen, आपके जीवन में वो आरंभ कब हुआ? इंडियन रिसर्च, एंशिएंट इंडिया पे आपका इंटरेस्ट और स्टडी शुरू हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? जरूर। सो यू नो राधा, मेरे जो भी मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं लेखक नहीं हूं, मैं रिसर्चर नहीं हूं, मैं पैदाइशी बनिया हूं, मारवाड़ी हूं, तो मतलब जिसे कहते हैं माय टोटल ट्रेनिंग वाज फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड फॉर मैनेजिंग अ बिजनेस। तो मुझे ज्यादा लिटरेरी बैकग्राउंड या स्कॉलरली बैकग्राउंड बिल्कुल ही नहीं है। आपके नाम के सामने तो डॉक्टर है, मैं तो सिर्फ अश्विन सांघी, साधारण अश्विन सांघी हूँ। पर आप देखिए कि मेरी जो लाइफ में जब मैं अपने दफ्तर जाता था, फादर के दफ्तर में, तो वहां पर एक मुनीम जी थे और वो कहते थे कि बेटा तुम ये बुक रीडिंग जो करते रहते हो, इसमें तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम जरा ज्यादा फोकस करो बुक कीपिंग पे, और अगर रीड करना है तो रीड अ बैलेंस शीट, मतलब उससे तुमको कुछ ना कुछ ऐसा जिसे कहते हैं नॉलेज मिलेगा जिससे तुम अपनी लाइफ चला सकोगे, अपनी जिंदगी को मैनेज कर पाओगे। मेरे नाना जी जो थे वो कानपुर वासी थे, और नाना जी के एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जैसे मेरी लाइब्रेरी पड़ी है पीछे, वैसे उनकी कहीं ज्यादा बड़ी थी। और नाना जी कहते थे कि बेटा एक चीज याद रखो, ये सब जो कह रहे हैं लोग तुमसे कि भाई तुम बुक कीपिंग करो और बैलेंस शीट को पढ़ो, पर एक चीज याद रखो कि तुम तो पैदाइशी मारवाड़ी हो और तुम तो हर वक्त लक्ष्मी जी की पूजा करोगे। वो तुम्हारा डीएनए है कि लक्ष्मी जी की पूजा करना तुम्हारा डीएनए है। पर ही सेड एक चीज याद रखो कि
लक्ष्मी जी को बड़ी दिलचस्पी रहती है कि सरस्वती कहाँ है। तो अगर सरस्वती इस कमरे में है अभी फिलहाल, तो लक्ष्मी जी भी वहां पर आना चाहती हैं। और अगर सरस्वती यहां से उठ के बाहर चले जाती हैं तो लक्ष्मी जी भी बाहर चली जाती हैं, क्योंकि उनके माइंड में वो क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई वो सरस्वती कहाँ चले गई। तो ही सेड कि एक चीज याद रखो अपने लाइफ में कि अगर तुमको लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है तो पहले तुम सरस्वती जी की पूजा कर लो, और ऑटोमेटिकली तुमको बाय प्रोडक्ट की तरह तुमको लक्ष्मी जी खुद ब खुद आ जाएंगी। और ये मैं अपने ऑडियंसेस के साथ कई बार जोक करता हूं कि हमारे जो हिंदू लाइनअप है गॉड्स एंड गॉडेसेस की, तो उसमें लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में एक ही हिंदू गॉड हैं जो बीच में विराजमान हो सकते हैं, और उनका नाम है गणेश, क्योंकि वो बीच में लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में बैठ सकते हैं। तो इसीलिए मैं जोक करता हूं कि कई बार कि भाई अश्विन सांघी का जो फिगर है, जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है, वो थोड़ा बहुत गणेश से मिलता जुलता है, क्योंकि मेरा जो लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट रहा है कि भाई मैं लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में बैठूं। अब आप देखिए राधा की मेरी लाइफ जो साधारण लाइफ थी वो चल रही थी, और करीब 2002 में मैं पहुंच गया श्रीनगर में। और श्रीनगर में एक बीच वहां पर एक मकबरा है, उसका नाम है रोजाबाल। रोजाबाल बड़ी ही दिलचस्प जगह है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो 2000 साल से कहीं कुछ ना कुछ वहां पर मकबरा वहां पर खड़ा हुआ है, करीब 2000 साल से। एंड उसके प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स भी इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो वहां पर था। वहां पर जो गाड़े गए हैं वो हैं एक मुस्लिम पीर फ्रॉम द 13th सेंचुरी, उनका नाम है नासिरुद्दीन। पर नासिरुद्दीन की जो बॉडी है उसके नीचे एक और प्रीवियस बॉडी गाड़ी गई है। तो दैट इज नॉट अ इस्लामिक बेरियल बट अ जूइश बेरियल विद अ ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन। जो नासिरुद्दीन की ओरिएंटेशन है इट इज इस्लामिक विद द हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स मक्का। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो बेरिड हैं, ओरिजिनल जो यहाँ पर बेरिड हैं, वो हैं ईसा मसीह। तो मुझे मतलब हैरियत हो गई कि भाई ये यहाँ पर जीसस क्राइस्ट कैसे पहुंच गए। तो देन मेरा रिसर्च शुरू हो गया उस टॉपिक पे कि इज इट पॉसिबल कि वहां पर जीसस क्राइस्ट जो है वो बेरिड हैं। वहां पर हो सकता है कि अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक शहर है, हिल स्टेशन है, उसका नाम है मरी। तो मैंने उस पे रिसर्च करना शुरू किया। पता चला कि भाई कई ऐसे कहानियां हैं जो कहते हैं कि ईसा आए थे और उनकी मदर जो थी वो तब तक काफी मतलब उनके एडवांस स्टेज हो गई थी। तो वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो एक शहर है वहां पर उनका देहांत हुआ, और इसीलिए उस जगह को मरी कहा जाता है। तो कई ऐसे दिलचस्प कहानियां उभर के आनी शुरू हुई, और वहां से फिर मेरा दौर शुरू हो गया जिसे कहते हैं रिसर्चर और कहानीकार और स्टोरी टेलर का। जिसे कहते हैं लाइफ इज वेरी स्ट्रेंज। तो कई बार अपने को रियलाइजेशन होता नहीं है कि भाई हम इस डायरेक्शन में, हम इस दिशा में निकल के चले जाएंगे, पर वो ही हुआ। तो पहली जो किताब थी द रोजाबाल लाइन वहां से पैदा हुई। पर वो जो कहानी थी सिर्फ जीसस की, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हमारे जो मेजर रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इसको हम एक दर्जा देते हैं विच इज कॉल्ड धार्मिक। और जो वेस्ट के ज्यादातर जो रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इनको हम दर्जा देते हैं ऑफ एब्राहमिक, कि एब्राहमिक रिलीजन वर्सेस धार्मिक रिलीजन्स। पर जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे काफी, जिसे कहते हैं, ताजुब हुआ कि अगर आप सिर्फ एक अक्षर ब्रह्मा और इब्राहिम देखिए, तो जो ओरिजिन है एब्राहमिक रिलीजन्स का वो है इब्राहिम। और अगर आप अक्षर उसमें से निकाल के उसको एंड में डाल दीजिए तो वर्ड बन जाता है ब्रह्मा। इंस्टेड ऑफ इब्राहिम द वर्ड बिकम्स ब्रह्मा।
तो मैंने सोचा कि ये तो शायद हो सकता है कि सिर्फ कोइंसिडेंस हो, पर फिर जब मैंने इसमें ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि भाई एब्राहम बाइबल के हिसाब से उसकी एक वाइफ थी, उस वाइफ का नाम था सारा, और ब्रह्मा जी की जो कंसोर्ट है, हर वक्त ब्रह्मा जी का जो डिपिक्शन होता है वो होता है सरस्वती जी के साथ। सो एक तरफ सारा, एक तरफ सरस्वती, एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ इब्राहिम। तो जिसे कहते हैं, मैं बिल्कुल चौंक गया। मैंने कहा कि यू नो व्हाट इज इट दैट यू आर सीइंग। एंड अच्छा, अब बाइबल में चले जाइए तो आप देखेंगे कि भाई ट्रिनिटी का बड़ा महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं दर्जा है, फादर सन होली गोस्ट ट्रिनिटी। बट हिंदुइज्म में भी हमारे ट्रिनिटीज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी सरस्वती काली। अगर आप इन दोनों को ट्रायंगल बना दीजिए और इन दोनों ट्रायंगल्स को पास ले आइए तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको एक 6 पॉइंटेड स्टार मिल जाता है। और कई हिंदू मंदिरों में आपको वो 6 पॉइंटेड स्टार जो है वो आपको कार्विंग दिखेगा, ओम के साथ, स्वास्तिक के साथ, वगैरह वगैरह। कई बार मुझे जो मामला जो है, जैसे अगर आप एक 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी एक पेंटिंग है मोहम्मद गजनी के मकबरे का, और वहां पर वो जो पेंटिंग है उसमें अगर आप उस मकबरे के दरवाजे देखें तो उन दरवाजों पे 6 पॉइंटेड स्टार्स हैं। पर वो दरवाजे कहां से आए थे? वो दरवाजे जब उन्होंने 9 या 10 बार सोमनाथ पे हमला किया था, तो जो आखिरी बार था जब आप उनका सबसे जो विशेष हमला हुआ था, उसमें उन्होंने वहां के जो सैंडलवुड के दरवाजे थे वो अपने साथ ले गए थे, और वो दरवाजे जो थे उनके मकबरे के बाहर लगाए गए आफ्टर गजनीज डेथ, और उस पे आप वो 6 पॉइंटेड स्टार देख सकते हैं। तो ये जो पुराने कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं कि मिथ और हिस्ट्री का मिश्रण कहाँ किया जा सके, क्योंकि मेरा पुराना फॉर्मूला है मिथ प्लस हिस्ट्री इज इक्वल टू मिस्ट्री। वाह वाह, बहुत बढ़िया अश्विन जी। आपने एक अलग जर्नी और एक यात्रा पे लेके गए कि ऐसा कुछ है हमारे एंशिएंट इंडिया में, एंड हाउ इट हैज इंस्पायर्ड द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व पे उसका इम्पैक्ट रहा है। थोड़ा सा अगर हम अपनी पीढ़ी की ओर आए, आपने जो सब बताया उसमें से हमारी पीढ़ी प्रैक्टिकली क्या क्या चीज अप्लाई कर सकती है जिससे हमें फायदा हो। फायदा नॉट ओनली जैसे आपने कहा बनिया सेंस, लेकिन ऐसे क्या क्या चीज है जिसको आज हम हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर जो चैलेंजेस है उसको फेस करने में एंशिएंट इंडियन विजडम से क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। देखिए राधा, आप आज सिर्फ अर्थशास्त्र मत देखिए। अगर आप महाभारत में महाभारत का एक चैप्टर है विच इज द शांति पर्व, तो उसमें देयर आर शांति पर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मतलब उसमें कई ऐसे लेसन्स हैं फॉर पीसफुल टाइम्स, टू हाउ टू रन अ किंगडम, जो आप अर्थशास्त्र में भी देखते हैं बट आप वो शांति पर्व में भी देखते हैं। पर अल्टीमेटली अगर आप इन दोनों, वेदर इट इज गीता, वेदर इट इज महाभारत, वेदर इट इज अर्थशास्त्र, अल्टीमेटली इनका फोकस एक चीज पे है विच इज कॉल्ड धर्म। धर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप देखिए तो हमारे जो पुराने जो राइटिंग्स हैं उसमें महर्षि मनु ने बेसिकली कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं विच आर इन टर्म्स ऑफ कि भाई अगर आप कहते हो कि धर्म के हिसाब से आपको अपनी जिंदगी जीनी है, तो धर्म का मतलब क्या होता है। एंड ही हैज एक्चुअली एन्यूमरेटेड things which look very, very normal and similar to today's corporate management. Like, for example, one of the topics he talks about is dhriti, which is what? Patience, धीरज, धैर्य। And आपको तो मालूम ही है कि भाई आज के जमाने में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो you cannot manage anything. He talks about a concept called shama, which is ultimately maafi, सहनशीलता, pardon, tolerance. He talks about shaucham. This is so important, shaucham, purity. But
purity in today's day and age, we are realizing what is meant by purity, not just internal purity, but also external purity. That how to keep ourselves clean, how to keep our thoughts clean, how to keep our surroundings clean. These are all things that have been covered by Manu. He talks about Vidya, which is knowledge, both material and spiritual knowledge. You talk about, for example, asteyam. Asteyam meaning, in other words, ki imandari. How to maintain honesty and transparency in our transactions and in our dealings. So ultimately, it all boils down to dharma. And of course, the final principle that Maharishi Manu gives is, of course, satyam, which is truth. Because ultimately, if you want to focus on dharma, then without satyam, without truth, there can be no dharma. So I think there is a lot that we can pick up from and apply to our present day, Radha, even from the ancients. I have always believed कि आप ये सोचिए ना राधा, लेखक का काम क्या है? हमारा काम है कि हम पुरानी चीजों को नए अंदाज से बताएं और नई चीजों को पुराने अंदाज से बताएं. So in other words, we make the old things sound new and we make the new things sound familiar. पर आज के जमाने में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई हम अपना जो सोच है, अपना जो नजरिया है, वो मुझे याद नहीं कौन से लेखक थे जिन्होंने कहा कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं. In other words, by changing your thought, you can change the stars, you can change your destiny. That, I think, is what we can take away from our ancients. एक बहुत अच्छा सवाल है कि कोई अगर इस मार्ग पे टू अंडरस्टैंड एंशिएंट इंडियन विजडम, पहली से कौन सी किताबें आप रेकमेंड करोगे जिसके वजह से उनकी जर्नी या उनकी जो यात्रा है थोड़ी अच्छी डायरेक्शन में चले जाए? क्योंकि एज एन ऑथर हम लोग बहुत पढ़ते रहते हैं. सो फॉर दोस बिगिनर्स इन एंशिएंट इंडियन विजडम, काइंडली रेकमेंड सम फ्यू बुक्स व्हिच हैज बेनिफिटेड यू आल्सो. राधा, देखिए, एक तो आई वुड डेफिनेटली से दैट the very first book that anyone should read is probably the Arthashastra, and I'm sure you will wholeheartedly agree with me on this कि आपका जो starting point है वो अर्थशास्त्र होना चाहिए. And there is a very good translation of the Arthashastra which is by Rangachari, and I probably would say that should be a good starting point. The second, I think, learning should be from the Mahabharata itself. The Mahabharata, to my mind, one of the finest translation was the one by Raja Gopalachari. So if you are an English reader, then probably Raja Gopalachari's Mahabharata retold is a very good starting point. And then when it comes down to, I would say, probably spirituality, मेरा जो जिसे कहते हैं मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई actually from a book called Autobiography of a Yogi by Paramahans Yoganand, because कई ऐसे concepts हैं हमारे ancient India में and modern India में. Radha, I want to for a minute just I'm sorry, मेरी ये पुरानी आदत है, मैं इधर उधर चले जाता हूँ. तो जब भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रे कर जाऊं, आप मुझे प्लीज कह दीजिए कि अश्विन जरा शट अप करो. तो the thought has always been in my mind कि God क्या है, what is God? And my view is always कि God is equal to infinity minus knowledge. Infinity meaning ये जो पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है उसको आप समझ लीजिए, that is infinity, the whole universe. And knowledge is the extent of human knowledge. What is it that we know? So what we don't know is God. Now, usme, I think the greatness of India has always been in the fact that we said, okay, it doesn't matter what you think, but you and I can have many truths. So, जैसे अगर आप, let us say you consider something like, let us say, the Mahabharata.
if we consider, let us say the Ramayana, that we have 300 versions of the Ramayana. Yeah. And in those 300 versions, whether it is the Valmiki Ramayana, whether it is the Ramcharitmanas, whether it is the Adbhut Ramayana, the Anand Ramayana, the Lao Ramayana, the Muslim Ramayana, and so many other versions, all of them have slightly different stories. But does one Ramayana make the other Ramayana any less truthful? Because we considered that these were all truths, that we could all coexist, and many truths can exist at the same time. I think those are the sort of concepts that a book like Autobiography of a Yogi makes you understand. That एक ऐसा आदमी है जो वो देखता है कि वो शिवलिंग को देखता है और कहता है कि ये पत्थर है, और एक आदमी ऐसा होता है जो पत्थर को देखता है और कहता है वो शिवलिंग है. उसमें सही कौन है? The point is that you may be a person who believes that God created man. I may believe that man created God and that God is a myth. You may be an Astik. I may be a Nastik. You may worship Shiv. I may worship Vishnu. We may choose to worship everything. And that is what is great about this Indian culture, that everything is fine. तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपने बहुत अच्छा बताया. इंडियन विजडम बट एंशिएंट, इट इज इटर्नल. वो पुरानी नहीं है, वो चलती रहा है. सो आई थिंक तो जाते जाते लिसनर्स, अगर मैं दो is like a takeaway from your whole life of research on ancient history, एक दो बातें आप क्या बताएंगे आपके for ancient Indian wisdom? मैं अभी आपको वो कह रहा था about many truths, राधा. एक वो पुरानी कहानी है हाथी वाली, कि भाई कुछ अंधे लोगों के सामने एक हाथी रख दिया जाता है, और एक आदमी उसकी पूंछ फील करता है तो उसको लगता है कि हाथी तो रस्सी की तरह है, और एक उस हाथी के सूंड पे अपना हाथ फेरता है तो उसको लगता है कि हाथी शायद पेड़ की तरह है, और एक हाथी के कान छूता है तो उसको लगता है कि हाथी शायद पंखे की तरह है. पर क्या उसमें कोई भी ऐसा एक इंसान है जिसके पास पूरी, जिसे कहते हैं, who has a full perspective on that hathi? Actually, as far as each one of them is concerned, they are absolutely being honest and totally being truthful, but they do not have the complete wisdom of sorts. So to my mind, the greatest achievement that we can have is in terms of being able to arrive at the full picture, to be able to have a much wider vision, canvas, and of course, ये जो हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मेरा मानना है कि हमें अपने आप को इतना बुलंद बनाना पड़ेगा कि हम ये जो चैलेंज अभी हमारे सामने उभर के आया है, ये एक ऐसा चैलेंज है जो मतलब हो सकता है कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हमारी जो जिंदगी है वापस शुरू हो जाएगी, पर हमें ऐसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. और ये हमारा जो एंशिएंट विजडम है, ये हमारे लिए इन सम वेज इट कैन बिकम अ फोर्टिफिकेशन. तो वो एक राधा, एक शायद आपको मालूम होगा, एक वो पुराना शेर था अल्लामा इकबाल का. उसमें वो कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो अगर रजा पूछना हो तो आई थिंक द बेस्ट प्लेस टू फाइंड आउट इज प्रोबेबली बाय गोइंग बैक इनटू आवर विजडम and seeing what has already been written, because why should we try and recreate the wheel? It's already there. Undoubtedly, we probably need to have a better understanding and a better, probably in some ways we need to see how we can make that old learning more applicable today. But this is where at least I'm coming from. बिल्कुल अश्विन जी, समय की मर्यादा को देखते हुए एक कॉन्वर्सेशन अभी ये जो व्यूअर्स है उनको मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो अश्विन जी ने बताया कि बहुत
बिकॉज किताबों में कुछ डॉक्यूमेंट करके रखा है, कहीं जाइए बायोग्राफी, योगी, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, बट कि ये जो आपकी कभी अंत नहीं होगी, तो अंत होती है तो यात्रा नहीं है. And as they say, if you can't go out, at least go in. During the lockdown, अभी हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन जैसे अश्विन जी ने कहा, बहुत अच्छा है, रिसर्च कीजिए, अपनी परंपरा, अपनी धर्म को पहचानिए. इतना अच्छा समय चिंतन मनन के लिए शायद हमें दोबारा ना मिले, तो इसका पूरा उपयोग कीजिएगा. जैसे कहा अश्विन जी ने कि राधा, जो अभी आपने कहा कि इफ यू कैन नॉट गो आउट, यू कैन एटलीस्ट गो इन. हमारे एक ग्रेट थिंकर थे ऑफ हिज टाइम्स, विक्टर ह्यूगो, एंड उन्होंने कहा था दैट वेयर द टेलीस्कोप एंड्स द माइक्रोस्कोप बिगिंस. So can we start looking inward at least in terms of our wisdom? Right. Absolutely. Thank you so much, Ashwin ji. It is an honor. आपसे तो बातें करते रहेंगे. और जिन्होंने अश्विन जी को सुना है पहली बार, बहुत सारे YouTube वीडियोस हैं उनके, बहुत सारे किताबें, जुड़ते रहिएगा और किताबें पढ़ते रहिएगा. एंड फाइनली रिमेंबर, जैसे मैंने कहा था कि इंडियन विजडम इज नॉट एंशिएंट, इट इज एटर्नल. वो पुरानी बातें नहीं है, वो हमेशा की बातें हैं. ज्ञान के सागर में डूबते जाइए और ज्ञानी बनते जाइए. थैंक यू सो मच अश्विन जी. नमस्ते फॉर ऑल द ऑडियंस. थैंक यू फॉर द ऑर्गेनाइजर्स आल्सो. थैंक यू. खोजो 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 खोजो. It's an amazing festival. It connects people from different parts of the country. Everyone should come here and enjoy. खोजो खोजो खोजो. I think this is one of the opportunity for youngsters, for the children from the country who are in Delhi.